स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, राज्य पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। बी, धर समिति ने एक भाषा एक राज्य की सिफारिश की। सी, जेवीपी समिति ने पूर्णतः भाषा के आधार पर एक नए राज्य बनाने के विचार को खारिज कर दिया। या डी, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश फजल अली आयोग ने की थी। सही उत्तर है विकल्प सी, जेवीपी समिति ने पूर्णतः भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने के विचार को खारिज कर दिया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत की आजादी के बाद पूरी तरह से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सवाल पर विचार करने के लिए कुछ समितियां स्थापित की गईं, जैसे धर समिति, जेवीपी समिति और फजल अली समिति। धर आयोग। जून 1948 में भारत सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता की जांच के लिए एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग गठित किया। इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी तथा भाषाई तत्व की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। जेवीपी समिति। दिसंबर 1948 में गठित जेवीपी समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी तथा औपचारिक रूप से राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को खारिज कर दिया। हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र राज्य के रूप में पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए विवश होना पड़ा। दरअसल आंध्र प्रदेश राज्य के लिए लंबे समय तक आंदोलन चला और लंबी भूख हड़ताल के बाद पट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई, जिसके बाद भारत सरकार ने यह निर्णय लिया। सरकार ने एक बार फिर से दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग को इस संबंध में पुनः जांच के लिए नियुक्त किया। इस आयोग का गठन आंध्र प्रदेश राज्य बनने के बाद हुआ था। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? विकल्प है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। सही उत्तर है विकल्प ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी ने अडेप्टेशन या अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है, जो अनुकूलन अथवा अनुकूलन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन की उपलब्धता पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों को सार्थक अनुकूलन कार्यों हेतु इस दशक में प्रत्येक वर्ष कम से कम 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। वर्ष 2021 में अनुकूलन परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों को लगभग 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिए गए, जो पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 15% कम था। अनुकूलन गैप के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलन वित्त प्रवाह से 10 से 18 गुना अधिक होने की संभावना है, जो पिछले अनुमानों की तुलना में लगभग 50% अधिक है। गौरतलब है कि अनुकूलन गैप देशों, आमतौर पर विकासशील और कम विकसित देशों में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए आवश्यक धनराशि और प्राप्त वास्तविक वित्तीय सहायता के बीच का अंतर होता है। चलिए जानते हैं यूएनईपी के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष निकाय है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। इसकी स्थापना साल 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है। इसका मिशन राष्ट्रों और लोगों को भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बिना उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रेरित करना है। अगला प्रश्न है, फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? विकल्प है फ्रांस, चीन, जर्मनी या भारत। सही उत्तर है विकल्प डी, भारत। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2023 में विदित गुजराती ने पुरुष वर्ग और आर वैशाली ने महिला वर्ग का खिताब जीता है। यह टूर्नामेंट विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैच के लिए क्वालिफाइंग इवेंट था। इन दोनों खिलाड़ियों ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में अपना स्थान पक्का किया है। वहीं आर वैशाली ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली भारतीय भी बनी है। बता दें कि इस प्रतियोगिता में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। चले जानते हैं फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट के बारे में। यह शतरंज का एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। इसका आयोजन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी FIDE द्वारा किया जाता है।
यह टूर्नामेंट दुनिया भर के शीर्ष शतरंज खिलाड़ियों को एक साथ लाता है। अक्सर इसमें उच्चतम रैंकिंग वाले ग्रैंड मास्टर शामिल होते हैं। बताते चले कि FIDE दुनिया भर में शतरंज के खेल को नियंत्रित और संचालित करता है। अगला प्रश्न है, लीप अहेड पहल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प है अंतरिक्ष, स्टार्टअप्स, शिक्षा, स्वच्छता। सही उत्तर है विकल्प बी, स्टार्टअप्स। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लीप अहेड पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य देश भर में तकनीकी स्टार्टअप की सफलता में सहायता करना और उसमें तेजी लाना है। यह पहल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी STPI और द इंडस एंटरप्रेन्योर्स यानी TIE दिल्ली NCR का एक संयुक्त सहयोग है। यह पहल उन तकनीकी स्टार्टअप्स के लिए गेम चेंजर साबित होगी जो बड़े स्तर पर आगे बढ़ने और विकास के चरण में हैं या अपने प्रोडक्ट के विस्तार की योजना बना रहे हैं। इसके तहत स्टार्टअप्स 1 करोड़ रुपए तक की फंडिंग सहायता और 3 महीने के समग्र संरक्षण कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए जानते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी STPI के बारे में। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक संगठन है। इसकी स्थापना भारत से सॉफ्टवेयर के निर्यात को प्रोत्साहित करने, बढ़ावा देने और वृद्धि करने के उद्देश्य से की गई थी। यह अपनी नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम और स्टार्टअप्स को अपेक्षित मदद और संसाधन प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1. महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। 2. भारत का संविधान लागू हुआ। 3. जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। या 4. जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। विकल्प है A 1-3-4-2, B 3-4-1-2, C 1-2-3-4 या D 4-3-2-1। सही उत्तर है विकल्प C 1-2-3-4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने का फैसला किया, किंतु 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। अपनी रियासत सुरक्षित रखने के लिए महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रियासत को भारत में शामिल कर दिया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ लागू किया गया। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के संविधान को 11 नवंबर 1957 को स्वीकार करने के साथ भारत में जम्मू कश्मीर की विलय को अनुमोदित किया। जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान 26 नवंबर 1957 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं? विकल्प है यशवर्धन सिन्हा, हीरालाल सामरिया, अतुल कुमार अवस्थी या बिमल जुल्का। सही उत्तर विकल्प बी, हीरालाल सामरिया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में वरिष्ठ नौकरशाह और पूर्व सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसी के साथ वह यह पद संभालने वाले दलित समुदाय के पहले व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, जिसमें सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद भी शामिल है। चले जानते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। यह भारत सरकार का एक निकाय है। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इस आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है। मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है। विकल्प है कर्नाटक तट, मालाबार, कोंकण तट या कोरोमंडल। सही उत्तर विकल्प सी, कोंकण तट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी या केप कमोरिन या कुमारी अंतरिप तक है। इसे निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। गुजरात का तटीय मैदान, कच्छ या काठियावाड़ या सौराष्ट्र के तटीय मैदान, मुंबई महाराष्ट्र से गोवा, कोंकण तट, गोवा से मंगलोर तक, कन्नड़ तट या कर्नाटक तट, मंगलोर से कन्याकुमारी तक,
मालाबार का अधिकांश हिस्सा केरल में आता है, अतः इसे केरल तट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान किस राज्य से संबंधित है? विकल्प है राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। सही उत्तर है विकल्प बी, झारखंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान शुरू किया है। यह अभियान वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत राज्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शुरू हुआ। बता दें कि इस अभियान के तहत जंगल पर निर्भर आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा दिया जाएगा। चलिए जानते हैं झारखंड के बारे में। इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 में हुई थी। इसकी राजधानी रांची है। यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसका राजकीय पशु हाथी और राजकीय पुष्प पलाश है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह 15वां जबकि जनसंख्या के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सीमा उत्तर में बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में ओडिशा, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर की राज्यकाल में नहीं कराया गया था? विकल्प है दिल्ली का लाल किला, इलाहाबाद का किला, आगरा का किला या लाहौर का किला। सही उत्तर है विकल्प ए, दिल्ली का लाल किला। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण शाहजहां ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद, वर्तमान पुरानी दिल्ली में यमुना नदी के तट पर करवाया। यह 1648 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। वर्तमान में दिल्ली का लाल किला यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। वहीं आगरा के किले का निर्माण अकबर ने मुख्य वास्तुकार कासिम खां के नेतृत्व में कराया था। यह किला भी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। इसके अलावा इलाहाबाद का किला अकबर ने 1583 ईस्वी में बनवाया था, जबकि इससे पूर्व लाहौर के किले का निर्माण अकबर ने 1575 ईस्वी में करवाया था। यह किला आगरा में निर्मित जहांगीरी महल से प्रेरित प्रतीत होता है। चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? विकल्प है नंजराज, हैदर अली, देवराज, चिक्का कृष्णराज। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।